हाँ, हेलो दोस्तों। एग्जाम भूमि के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और 10 कदम के अभी तक आप 3 एपिसोड देख चुके हैं। ये क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट जेल प्रहरी और वन रक्षक के लिए है। तो आप यदि ईपीएफओ के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं। लोगों का कहना था कि सर आपने तो अभी तक सिर्फ बायो पढ़ाया है। तो मेरे दोस्त, बायो कि आज आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा था कि साइंस का T20 शुरू होने से पहले ये 10 कदम आपका वार्म अप है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ते चलिए। और आज के जो 10 क्वेश्चन हैं वो भी आपको कुछ नया दे के जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है। आपको मैंने कहा है कि एक पेन, 25 कलर के पेन नहीं, सिर्फ एक पेन, एक कॉपी और फैक्ट। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं वो लाइन से लिखते चलिए। एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको इंश्योर करता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है उस पर हम चलते हैं कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, अर्थात सबसे ज्यादा ध्वनि तरंगे किसमें जल्दी से जल्दी निकल जाती हैं। तो देखिए, ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। तो आप लोग को हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 10 सेकंड। 10 सेकंड में आपको जवाब देना है, फिर मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। फिर आखिरी में आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके 10 में से कितने सही रहे। जल्द ही शुरू होगा T20 साइंस का, है ना। इसके लिए आप बने रहिए। तो जल्दी से आप देख लीजिए और 10 सेकंड होने वाले हैं। मैं आप लोग के कमेंटों का इंतजार कर रहा हूं। तो इसका आंसर होगा, सबसे ज्यादा होता है ठोस में, अर्थात सॉलिड, है ना। अब निर्वात में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। गैस उससे कम। तो इसका क्रम आप याद रख लीजिए। कई बार ऐसे भी आ सकता है, ठोस, द्रव, गैस, है ना। सबसे कम गैस में होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठोस के बिल्कुल सटे हुए होते हैं, एकदम बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, है ना, ठीक है। और द्रव के थोड़े से दूर दूर होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। तो मान लो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, पर हम इतने में थोड़ी ना रुकेंगे। हम आपको क्या बता रहे हैं कि क्रम आ जाए, कि ध्वनि तरंगों का क्रम बताइए। और ऑप्शन कैसा बना होगा? ठोस, गैस, द्रव। ऐसा हो सकता है गैस। देखो एक चीज समझो, गैस, द्रव, ठोस। इसका मतलब भी यही है कि ठोस सबसे ज्यादा है ना। और इसका एक तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठोस, द्रव, गैस, है ना। ये चीजें आपको देखनी है, सबसे ज्यादा ठोस में होता है। और ये चीज आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। पर इस बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको कौन सा हाई लेवल क्वेश्चन पे ले जाना चाहता था। और ये हाई लेवल क्वेश्चन क्या है कि इस तरीके से आ सकता है कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो ये सब लिख लो, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, है ना। ये जमाना गया, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आते हैं। पर आपको बेसिक पता है तो आप आगे जा सकते हो। क्लियर है? मैं आपकी बात, आपको मेरी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में किस वस्तु, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? भैया ये तो सर ये क्या क्वेश्चन हुआ? तो भाई इतने में थोड़ी ना अपन रुकेंगे। सबसे पहले एक बार आप लोग के लिए जो होमवर्क है, सबसे पहले इस क्लास में आपको जो चीज करनी है कि आप अपने वीडियो को पॉज करो, इस चित्र की ओर फोकस करो, पहले सुन लो। और इसमें जो जो लिखा है ये क्या है? आई एनाटॉमी, मतलब आंख की आकृति, है ना, आई एनाटॉमी। अब आपको इन सब के फंक्शन लिखने हैं। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आई, आइरिस, कोरोना, ये ब्लड वेसल्स, रेटिना, लेंस, प्यूपिल, ये सारी चीजों के फंक्शन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और जल्द से जल्द कमेंट आने चाहिए। और यही इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, एक नया पैटर्न आजकल आया है एग्जाम में। क्या पैटर्न है कि वो ऐसा आई का चित्र दे देगा, है ना। इस चीज को आप समझना। एक चीज पहले समझ लो, इस क्वेश्चन का आंसर हम कर लेंगे, आप सबसे बन गया होगा। पर आप ये समझो कि क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये चित्र बना हो और ये देखो प्यूपिल, ये जो जगह हो और यहाँ पे एरो बना हो, तो आप इसको क्या कहोगे? प्यूपिल। और मान लो आइरिस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि रंगीन जगह वो जो है ना। ये सब याद रखिएगा। ये जो पेड़ की
ब्रांचेज जैसे ये आपको दिख रही है क्या, ब्लड वेसल्स, बिल्कुल देख लो, है ना। इस तरीके से ये एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल एग्जाम में, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जल्दी से एक बार इसका चित्र बना लो 2 मिनट में, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ ही रहा है। इस पर प्रकाश पड़ता है, लिख देता हूं मैं, इस पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। ये क्या है बताओ जल्दी से, आंख के केंद्र का छिद्र, ठीक है ना। इसका आंसर आप सभी को पता चल ही गया होगा, क्या होगा, रेटिना, दृष्टि पटल। आजकल हिंदी में भी सब चाहिए रहता है सबको, तो पता ही है, दृष्टि पटल। और आइरिस क्या होता है, आंख का रंगीन भाग, है ना। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और आप लोग से भी बन गई हैं, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चले 10 का दम में। तीसरा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। लेंस का शक्ति मापी जाती है, लेंस की शक्ति मापी जाती है ना। लेंस की शक्ति किसमें नापी जाती है, ये सबको पता है इसका आंसर। पर अब मुझे आप बताओगे इसमें ज्योति फ्लक्स की किसमें नापा जाता है और ज्योति तीव्रता किसमें नापा जाता है, ये आपको बताना है। सबको पता है इसका आंसर डायोप्टर होगा, पर अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे, मैं आपके कमेंटों के इंतजार में हूं। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है और ज्योति कैंडेला का एसआई मात्रक क्या है। कैंडेला किसका एसआई मात्रक है, तो सबको पता है। जहां तीव्रता आ जाए तो क्या हो जाएगा, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सही। और ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन है, नोट कर लीजिए, है ना। जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन आ जाए। देखो ये एक क्वेश्चन था, फिर एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन से 3 तो ऐसे ही बना दिए, है ना। तो इस तरीके से आपको सब बनना चाहिए। तो आपसे फिर से मेरा वही क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, तो ल्यूमेन है दोस्तों, है ना। और कैंडेला किसका है, तो ज्योति तीव्रता का है। पता था ना आप लोग को ये चीजें, बिल्कुल सही, ज्योति तीव्रता, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें क्या बन जाएगा, ल्यूमेन ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है और कैंडेला ज्योति फ्लक्स का है। और ये कथन वाला क्वेश्चन आ जाएगा और कथन में पूछ लेगा कि कौन सा कथन सही है, पूछ लेगा कौन सा कथन सत्य है। तो आपको क्या लिखना है, दोनों सत्य नहीं है, दोनों सत्य नहीं है, ये लिखना है। समझ रहे हैं, दोनों सत्य नहीं है ये लिखना है, कि अपनी क्लियर होना चाहिए कि हम किसमें हैं किसमें नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों क्वेश्चन में उम्मीद करता हूं मैंने आपको हर क्वेश्चन में से कम 4-5 फेंक देता हूं, इनको कॉपी में नोट करते चलिए और कोई जरूरत की आवश्यकता नहीं होगी। क्या होता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन करते चलते हैं पर इजी भी करते चलते हैं। इस बार हुआ कई एग्जामों में ऐसा होता है, बहुत आगे का पढ़ के जाते हैं और इजी क्वेश्चन आ जाते हैं और हमसे नहीं बनते हैं, तो ऐसी चीजों से बचना है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है। बताओ भैया, संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है, किसमें हो सकता है। 10 सेकंड शुरू होते हैं आपके अब। बताइए जल्दी से। और संवहन ऊष्मा स्थानांतरण की 3 मुख्य विधियां हैं, 3 मुख्य विधियों के नाम बताइए, जल्दी से बताइए, आप लोग इंतजार कर रहा हूं मैं। आ रहा है आप लोग का, चालन, विकिरण, और तीसरी तो मैंने ऊपर ही लिखी है प्रश्न मेरे दादा, संवहन। तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो इन तीनों विधियों से हम क्या करते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, ये आप लोग को
पता होना चाहिए। और याद रखना, संवहन विधि द्वारा निर्वात में और ठोस में तो होता ही नहीं है, तो बचा सिर्फ गैस और द्रव में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गैस और द्रव में, है ना। आपने एक चीज फील की होगी, आप मुझे बताना कि जब आप मतलब किसी चीज को उसके ऐसे गैस पे रखते हैं तो वो गर्म होता है, धीरे धीरे आपको हैंडल भी गर्म लगने लगता है, और वो हैंडल गर्म लगना ही ऊष्मा का स्थानांतरण है कि यहाँ पे जो गर्मी उसको मिल रही थी वो गर्मी यहाँ तक आ गई। ये जो आपको गर्म महसूस करवा रहा है वही ऊष्मा का स्थानांतरण है मेरे दोस्त। और इसकी सबसे 3 प्रमुख विधियां संवहन, चालन और विकिरण है। और आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इन तीनों में क्या अंतर है। समझ में आ रही हैं चीजें? आंसर बन रहा है गैस व द्रव में, है ना। नोट कर लिया है चीजों को बहुत अच्छे से आप लोग ने, और क्या चाहिए, है ना। ठीक है, एक बार और चीजें लिख लो, नोट्स बना लो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। क्या होती है बताओ, क्या होती है? बिजली चमकती है तो इसमें क्या होता है, जल्दी से बताओ। अरे भाई, बिजली चमकना और बिजली, घर में बिजली चली जाती है तो हम बिजली विभाग को पूछते हैं, और बिजली का संबंध है विद्युत से, और इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, ज्यादा 3-5 नहीं करना है ना। बिजली चली जाती है तो हम विद्युत विभाग को पूछते हैं, और बिजली चमकती है तो बिजली चली जाती है तो विद्युत विभाग अपनी विद्युत ऊर्जा देना बंद कर देता है। तो ये आंसर हो गया विद्युत ऊर्जा। समझ में आया? समझ में आ गया होगा, मैं ये बिल्कुल अच्छे से उम्मीद करता हूं। ये बिल्कुल एक कहानी बना लेना, मन में समा लेना इस कहानी को, और क्या चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के बाद रुक जाती है। गेंद को रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि, अरे अर्थात देखो, बल्लेबाज ने शॉट मारा, जो बल्लेबाज ने शॉट मारा तो बॉल चलती गई चलती गई चलती गई, तो आजकल तो बाउंड्री होती है, टकरा जाती है। पर अपन गांव में नहीं खेलते, गांव शहरों में अपने स्टेडियम खुला रहता है, अपने बाग बगीचों में, तो आगे मार देते हो, फटाक से वो चला जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है ये आपको बताना है। तो ये क्या होता है, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, अरे भाई हमने तो पूरी ताकत से ही मारा था, है ना। फिर वेग गेंद पर लगाए बल के समानुपाती होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता है। गेंद पर गति की दिशा में विपरीत बल कार्य कर रहा होता है, ठीक है। गेंद पर कोई असंतुलित वर्ग कार्यरत नहीं आता, गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? आपने एक अच्छा सा एक बल का नाम सुना होगा और उसको कहते हैं घर्षण बल। और घर्षण बल जो होता है वो कार्य कर रहा होता है, क्या हो गया, दिशा। और ये हमेशा घर्षण बल की खासियत है कि घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहां आ जाएगा, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल की खासियत है कि वो विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो इसकी जगह, विपरीत की जगह घर्षण बल भी आ जाए तो आप लोग से प्रश्न बन जाना चाहिए, बन जाएगा, मुझे अब आपसे उम्मीद है। ठीक है, समझ में आ गया चीजों को, और बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग भी शेयर कर दीजिए, मैं भी शेयर कर रहा हूं अपनी क्लास, है ना। अगला क्वेश्चन, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में किस प्रणाली के अंग हैं? मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के? द किडनी ह्यूमन बिगेन्स आर पार्ट ऑफ द किस सिस्टम का पार्ट है? न्यूट्रिशन, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्सक्रीशन का काम है और छन्ने का काम करती है भैया, छन्ने का, ठीक है, रक्त को छानती है। अब कई लोग पूछेंगे क्या छानने का काम करती है? जब किडनी खराब हो जाती है
तो डायलिसिस प्रोसेस होती है, डायलिसिस प्रोसेस होती है जिसमें कृत्रिम माध्यम से किसको छाना जाता है, रक्त को छाना जाता है। और जब इसमें समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो भैया हफ्ते के 2 डायलिसिस 3 डायलिसिस हो जाते हैं, और फिर कृत्रिम रूप से मतलब आप समझिए कब तक कर सकेंगे, तो हमें फिर किडनी का प्रत्यारोपण करवाना पड़ता है ना। ये चीज आप याद रखिएगा। किस अंग की बीमारी, किस अंग में डायलिसिस होता है, किडनी में होता है। कृत्रिम रूप से रक्त छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या इन प्रश्नों में? आपको मुझे बता दो। चलो, मजा आ रहा है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे सब आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आज का अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास आपके लिए, ये रहा। मैं भी देख लूं निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। बताओ जल्दी, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग कौन सा है भैया? जल्दी से बताओ, है ना। हैजा किससे होता है? विब्रियो। याद रखना, विब्रियो। आंसर नहीं आ रहा है पर मुझे बता दो जल्दी से। डिप्टीरिया किससे होता है? निमोनिया। भैया जब फेफड़ों में ठंडी लग जाती है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है ना। और डिप्टीरिया जो होता है वो विषाणु से होता है, आपको पता है, विषाणु से होता है। अब मेरा सवाल आपसे यह है, कौन से विषाणु से होता है भैया? बता दो। उसके आखिरी में डिप्थेरियम ही लगा होगा, आगे का नाम बता दो। जल्दी से बता दो, आप लोग के कमेंटों का जवाब चाहिए मुझे, आंसर चाहिए। बताओ जल्दी से, है ना। और इसमें आ जाता है आंसर क्या होगा? मलेरिया। प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मादा मच्छर, एनाफिलीज मच्छर रहता है, वो हमारा रक्त चूसता है, जिसके कारण हमें मलेरिया होता है। निमोनिया मैंने आपको बता दिया, लंग से संबंधित बीमारी। और डिप्थीरिया बताओ जल्दी से, ये होमवर्क में आप डाल लो। मैंने आपको बता दिया इसके आखिरी में डिप्थेरियम ही लिखा होगा, पर आगे का नाम तो बताना पड़ेगा। जल्दी से बताओ, कुछ नया सीख के जाना है तो कुछ तो आपको भी हर्जाना देना होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। यदि कंप्यूटर आप इसी में दे देंगे तो और अच्छी बात है। अब बताओ, इससे कौन सा, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा, स्प्लीन प्रभावित होता है। याद रखना इस चीज को, है ना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। किससे? मादा की नर, तो मादा, है ना। एनाफिलीज मच्छर। अब आप लोग के लिए होमवर्क है, अलग अलग बीमारियों के लिए उत्तरदायी मच्छरों की लिस्ट बना के अलग अलग बीमारियों के मच्छर की लिस्ट, मतलब डेंगू के लिए कौन सा मच्छर जिम्मेदार है, ऐसे कई कम से कम 5 बीमारियों के नाम लिख के इंस्टाग्राम में विकास सर को भेज सकते हैं आप। और मैं आपका देखना चाहूंगा किस तरीके से आपको नोट्स मिल रहे हैं, कैसे आप नोट्स बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन की बारी आती है और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा भैया, मजा आएगा। अब इसमें देखो, ये आपका प्योर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्योर होमवर्क क्वेश्चन है ये, और ये कमेंट में आंसर चाहिए है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर इसमें आपको कुछ चीजें भी करनी है कि अब एक लिस्ट बना लो। इस क्वेश्चन को डालने का मतलब ये था कि आपका विटामिन टॉपिक यहीं खत्म हो जाना चाहिए, और इस टॉपिक को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप क्या करोगे, एक लिस्ट बनाओगे और इसका जवाब जल्दी से कमेंट में नहीं अपनी कॉपी में दोगे कि किसकी कमी से होते हैं रोग। देखो ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है, कमी से होने वाले रोग, हर एग्जाम में आपको मिलेगा। कमी वाले रोग, कमी हो जाए तो क्या खाएं, कमी हो जाए तो क्या खाएं, तो क्या खाएं। एक और चीज, अब क्या खाएं वही स्रोत हो गए। आप समझना क्वेश्चन की वैरायटी कहां से आएगी, है ना। कमी हो जाए तो क्या, और अगला आपको इसकी लिस्ट बनानी है, नहीं तो फिर मैं एक अलग से पूरी विटामिन की क्लास लूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें हर चीज बताऊंगा। पर प्लीज थोड़ी सी मेहनत कर लो, आज ही विटामिन पूरा खत्म कर देना कि इनके रासायनिक नाम,
इनके रासायनिक नाम याद करो। स्रोत, एक क्वेश्चन बनेगा रासायनिक नाम से। भैया शिफ्ट में एग्जाम है, मैं बता जा रहा हूं, आज ही कर लेना कि रासायनिक नाम से क्वेश्चन बनेगा एक शिफ्ट में। एक शिफ्ट में स्रोत से बनेगा, कमी हो जाने वाले रोगों से बनेगा, ऐसा ही बनेगा। अब इसमें एक चीज और बनेगी, जल में घुलनशील कौन से हैं, जल्दी से बता दो, ये तो कमेंट कर दो। जल में घुलनशील कौन से हैं और वसा में घुलनशील कौन से हैं, जल्दी से बता दो, वसा में घुलनशील कौन से हैं। इतनी जानकारी, ये प्रश्न डालने का मतलब ये था कि मैं आपको विटामिन टॉपिक पूरा समझा सकूं कि कैसे पढ़ना है। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, इस क्वेश्चन से छुपी हुई आपको अंदर की भावना को समझना है कि इनकी खोज किसने करी, ये तो आप बताओगे, परीक्षा 26 में बताना है, और यही बताना और यही पूरा नोट मुझे आपकी कॉपी में चाहिए, है ना। क्लियर है? तो ये प्योर होमवर्क वाला है, और इतना वर्क करोगे इस पर तो जरूर आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। और देख लेना, साइंस ही आपका वो होने वाला है, क्या एग्जाम में सीट पक्की करने वाला है। क्लियर है? आखिरी क्वेश्चन आज का 10 कदम का, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है। मैंने आपको बताया था गंगा माँ का पानी जीवाणुओं से बचाए रखता है, अर्थात जीवाणु नहीं पड़ने देता। वो कौन है बताओ? कैसे होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था मेरे दोस्त। तो आपको मैंने बताया था जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु गंगा जी वाला, याद करो, वो वीडियो में ही बता दिया था, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु वो ही होता है बैक्टीरियोफेज, यही गंगा माँ के पानी में जीवाणु नहीं लगने देता, पता है ना। तो आज के 10 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे हम 10 कदम की चौथी नहीं 5वीं क्लास के साथ, और आपका इसी तरीके का समर्थन मिलता रहना चाहिए। क्वेश्चन कैसे लगे, अब तक 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, उनके नोट्स भेजते रहिए, आप बिल्कुल भेजते रहिए, ठीक है। अप्रोच समझिए, किस तरीके से पढ़ना है। किसी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, ये पता होना चाहिए, और अपडेटेड पढ़ना है। पुराने क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब कैसे पुराने क्वेश्चन से नए क्वेश्चन बन सकते हैं, उस अप्रोच को पैदा करना है। इन क्वेश्चनों के अंदर बिटवीन दी लाइंस के आंसर निकालने हैं, और आप सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।